नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर स्थिर विद्युत के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी न कभी किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में पूछा हुआ है, या ऐसे क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे। तो बच्चों, पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल सेशन के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को भी एक बार देख लीजिए। तो आज है पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल का तीसरा सेशन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, थोड़े बहुत टेक्निकल प्रश्न हैं, क्योंकि लगभग प्रश्न हम आपको पिछले 2 वीडियो जो बता चुके हैं। कुछ बचे हुए प्रश्न हैं जो इस वीडियो में आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अलग से इस चैप्टर का किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप मेरे साथ पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। और यदि बच्चों मैं कोई प्रश्न आपको सिखाने में सफल रहता हूं तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लगातार आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बोर्ड एग्जाम तक मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। ध्यान दो, 3 बिंदु आवेश है, +q है, -4q है, +2q है, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या है? यल है, यल एल एल। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसा प्रश्न में दिया रहेगा आप वैसे ही सॉल्व कर देना। क्लियर? हो सकता है किसी प्रश्न में आपको यल की जगह ए लिखा हुआ मिले या कोई भी लेटर मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान दो। तो कह रहा है आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब आवेश +Q पर लगने वाला परिणामी बल सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। तो बच्चों, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। यहां पर है +Q आवेश और यहां है -4Q आवेश और यहां है बच्चों +2Q। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर? आप इस फिगर को नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि इस आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण निकालना है। यहां देखिए 3 आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के कारण इस पर बल लगेगा। ध्यान देना, ये धनावेश है, ये धनावेश है। ठीक है, तो +2Q के कारण जो Q पर मान लीजिए बल लगेगा वो क्या होगा? आकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। वो बच्चों होगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों क्या है? धनावेश हैं। तो जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बाहर की तरफ जाएगा। मान लीजिए कि ये F2 है। ठीक है, मतलब +2Q के कारण Q आवेश पर जो लगने वाला बल है प्रतिकर्षण बल वो F2 है बाहर की ओर। ठीक है, -4Q के कारण Q पर जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण बल होगा। और आकर्षण बल बच्चों अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, मतलब आकर्षण बल क्या होगा? अंदर की तरफ लगेगा। और ये मान लीजिए F1 है। और कह रहा है कि Q आवेश पर लगने वाले परिणामी बल सूत्र प्राप्त कीजिए। तो Q आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल सूत्र का फार्मूला होगा वो बच्चों हो जाएगा F बराबर √F1 + F2 2F1 × F2 cos θ। जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता है वो आप इसे नोट कर लीजिए। क्या होगा परिणामी बल? F1 + F2 + 2F1 × F2 cos θ। थीटा क्या है? F1 और F2 के बीच बनने वाला कोण। आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है बच्चों 60 अंश का होता है। ठीक है, यदि ये बच्चों 60 अंश है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है पूरा। तो रैखिक युग्म जब बनता है तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का जो योग होगा, मान लीजिए ये कोण 1 है, कोण 1 है, तो दोनों कोणों का योग जो होगा बच्चों वो होगा 180 अंश।
क्योंकि यहाँ रैखिक युग्म बन रहा है। ये रैखिक युग्म ऐसे बनता है, ये एक लाइन है और ये एक सीधी लाइन है, तो इस पर रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, तो एक है 60 अंश, एक मान लो कोण 1 है, तो कोण 1 का जब आप मान निकालोगे तो 180 में से 60 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों 120। मतलब ये कोण आपका निकल के आ गया, ये जो इसको हम माने हैं कोण 1, ये बच्चों निकल के आ गया 120 अंश। ठीक है, तो परिणामी बल निकालते समय थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, cos 120 अंश, मीन्स थीटा की जगह हम 120 अंश लिखेंगे। अब आप ध्यान दो, F1 क्या है बच्चों, F1 है -4q के कारण q पर लगने वाला बल। कूलाम का नियम आप जानते ही होंगे। यदि बच्चों इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप एक बार इसके मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब आप ध्यान दो, +2q के कारण इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, F2 है, तो ये भी हम निकालेंगे। F1 और F2 का मान निकाल करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो आवेश Q पर लगने वाले बल का परिणामी बल का सूत्र क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं कि -4q के कारण प्लस q पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल बच्चों F1 कूलाम के नियम से सॉल्व होगा, और कूलाम का नियम होता है F, क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान R²। अब आप ध्यान देना, Q1 मतलब ये आवेश, तो ये हो जाएगा बच्चों -4q, और Q2 मतलब ये आवेश, ये हो जाएगा Q, और इनके बीच की दूरी क्या है, L है, तो आप लिख दो L²। क्लियर। तो F1 बराबर हो जाएगा K -4q और Q मिलके हो गया Q का स्क्वायर और L का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे +2q के कारण Q पर लगने वाला बल F2 का मान। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने से बस थोड़ा डर लगता है। +2q के कारण +q आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो क्या बल होगा बच्चों, F2 होगा ना, दोनों आवेश धनात्मक है इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो फार्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R² होता है, तो Q1 की वैल्यू है 2q और Q2 की वैल्यू है बच्चों Q बटे R²। R की वैल्यू है आपका L। R क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, L है। अब ध्यान दो, तो F2 बराबर हो जाएगा K 2q का होल स्क्वायर अपान L²। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1 और इसे आप बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, F1 और F2 में एक रिलेशन निकालेंगे। आप देख पा रहे होंगे, यदि हम F2 में 2 का गुणा कर दें, F2 में 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4q² अपन L² इंटू K, क्या हो जाएगा, F1 के बराबर हो जाएगा। मतलब F1 और F2 में यदि हम रिलेशन निकालें तो बच्चों F1 बराबर हो जाएगा 2F2। कैसे, F1 का मान है K 4q² अपन L², और यदि 2 का गुणा F2 में कर दें तो क्या हो जाएगा, K 4q² अपन L² हो जाएगा। मतलब इन दोनों समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, F1 व F2 जो मिल गया, F1 बराबर मिल गया 2F2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल का सूत्र। अब हम बड़े आराम से निकाल देंगे, लिख देंगे अतः आवेश Q पर लगने वाले परिणामी
बल। ठीक है, तो परिणामी बल का अभी हम आपको फार्मूला बताए थे, क्या होता है, F बराबर अंडर द रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस थीटा। F1 की वैल्यू पता, F2 की वैल्यू पता और थीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो आप क्या करना, अभी हम आपको बताए कि F1 और F2 में क्या संबंध है। F1 बराबर 2F2, तो F1 की जगह आप क्या लिख दो, 2F2 लिख दो, 2F2 का होल स्क्वायर और ये रहेगा F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 की जगह आप लिख दो 2F2 इंटू F2 और ये हो जाएगा cos 120 अंश। क्लियर, अब आप ध्यान दो, तो F बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 F2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा F2 का होल स्क्वायर और 2 दूना 4 4 और ये हो जाएगा F2 और F2 मिलके हो जाएगा F2 का होल स्क्वायर। क्लियर बात, अब आप ध्यान दो, cos 120 अंश, cos 120 अंश का बच्चों मान होता है -1/2। ठीक, तो F बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 4F2 और F2 का स्क्वायर मिलके हो जाएगा 5F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 2 को कट करोगे तो ये हो जाएगा, और प्लस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो गया माइनस, और 2 से 4 को कट करोगे तो ये हो जाएगा 2F2 का होल स्क्वायर बराबर ये निकल के आ जाएगा 5F2 के होल स्क्वायर में से 2F2 का होल स्क्वायर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3F2 का होल स्क्वायर और F बराबर निकल के आ जाएगा 3 तो रूट में ही रहेगा, F2 आपका बाहर निकल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा F2 रूट 3। क्या निकलेगा, F2 रूट 3। और बच्चों F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू है आपकी K 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर रूट 3। अब आवेश के ऊपर जो लगने वाले बल का सूत्र निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 और रूट 3 को एक पास लिख लो 2 रूट 3 और ये हो गया Q का स्क्वायर अपान हो गया L स्क्वायर। तो Q आवेश पर जो लगने वाला बल का सूत्र निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 रूट 3 Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर न्यूटन। बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 5 नंबर में पूछ रखा है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप सॉल्व कर लीजिए, सबका कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा है। क्लियर, तो बच्चों अब हम आपको बताने वाले हैं एक और टेक्निकल प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। वैद्युत द्विध्रुव में हम आपको मैराथन क्लास में 2 डेरिवेशन करा रखे हैं। ठीक है, यदि बच्चों आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों डेरिवेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो बच्चों प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति से संबंधित प्रश्न है। चलिए हम आपको बताते हैं ये प्रश्न क्या है। कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को 2 गुना कर दें तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, जितने भी अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं इस वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखोगे, प्रश्न आप समझ गए होंगे, लिखोगे कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित केंद्र बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो r दूरी पर बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है
उसका फार्मूला होता है E बराबर K 2P/r³। ठीक है, और K की वैल्यू बच्चों होती है, क्या होता है, 1/4πε0 2P/r³। क्लियर। और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन बटे होता है कूलम। अब ध्यान देना, तो कह रहा है कि जब इसकी दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इस पर लगने वाले बल के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले केस में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए और इस पर हम पहले बल निकाल लें, फिर दूरी को परिवर्तित करेंगे, तब देखेंगे बल कितना लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, तब बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, तो बच्चों लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर होता है E Q। किस फार्मूले से, क्योंकि E बराबर बच्चों होता है F बटे Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा E Q। ठीक है, तो E का मान क्या है, E का मान है बच्चों 1/4πε0 2P/r³ इंटू ये क्या हो जाएगा Q। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दूरी को दोगुना कर देंगे। सेकंड केस में कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि बिंदु आवेश की दूरी को 2 गुना कर दें, तो दूरी को 2 गुना कर देने पर, दूरी को 2 गुना कर देने पर, मान लीजिए दूरी को आप 2 गुना कर दिए तो नया बल जो उत्पन्न हो गया, नया बल उत्पन्न हो गया मान लीजिए F1। ठीक है, तो बच्चों ये Q है, Q को आप पहले लिख लो, Q इंटू 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा आपका 2P, और दूरी को आप 2 गुना करेंगे तो R के जगह आप क्या लिखेंगे 2R लिख देंगे। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो F1 बराबर हो जाएगा, अब देखिए Q गुणे 1/4πε0 2P, 2 का क्यूब करोगे बच्चों हो जाएगा 8, और R का क्यूब करोगे तो हो जाएगा R का क्यूब। तो 1/8 को आप कॉमन ले लो, 1/8 को आप बाहर निकाल लो। ठीक है, अब आप इसे लिख दो सेटिंग करके, Q इंटू 1/4πε0 2P/r³। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि जो F1 बराबर निकला है 1/8 Q 1/4πε0 2P/r³, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये है बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की वैल्यू। देखो 1/4πε0 1/4πε0 2P/r³ इंटू Q इंटू Q। क्लियर। तो इसके जगह आप F लिख सकते हो, ठीक है लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/8 बराबर F। तो बच्चों नया बल जो उत्पन्न होगा पहले वाले बल का क्या होगा, 8वां भाग होगा। नया बल जो उत्पन्न होगा पहले वाले भाग का क्या होगा, 8वां भाग होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नया बल है वो पहले वाले बल का 1/8 गुना होगा। समझ गए, 8वां भाग कहो या 1/8 गुना कहो। क्लियर है ना। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग टाइप का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र मतलब E का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना बल कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन के भार के क्या है, बराबर है। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि इलेक्ट्रॉन पर जो भार होता है, इलेक्ट्रॉन पर भार होता है आपका mg, और बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है, इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पे बल बराबर होता है F बराबर QE। ठीक है, देखिए E बराबर क्या होता है F/Q,
और बल जो लगता है वो क्या लगता है, ई क्यू बराबर लगता है एफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों क्या होता है, ई होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो लगेगा ई, कैपिटल ई। ठीक है, आवेश की जगह हम क्या रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश लिखेंगे, तो एफ बराबर होता है ई। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल इलेक्ट्रॉन पर भार के क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर भार के क्या होता है, बराबर होता है। बात क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल है वो आपका है ई, और इलेक्ट्रॉन पर भार क्या है, एम जी। कैपिटल ई का मान हमको निकालना है, क्यों, क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र का मतलब कैपिटल ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी बटे स्मॉल ई। ठीक है, ई बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों होता है 9.1 गुणे 10 से -31 किलोग्राम, और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसका जो मान होता है 9.8 होता है, और ई एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, इसका जो वैल्यू होता है बच्चों 1.6 गुणे 10 से -19 कूलम। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करके हमें आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। इसका आंसर जो निकलेगा उसका मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलम। बात क्लियर। ये क्वेश्चन बच्चों दिखने में बहुत छोटा है, बट हर एक साल किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में ये प्रश्न पूछ ही देता है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों Q का जो मान दिया है, Q बराबर दिया है 1 कूलम, और पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब N का मान हमसे पूछ रहा है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बच्चों आवेश Q का जो सूत्र होता है वो Q बराबर होता है Ne, मतलब आवेश बराबर होता है Ne। N है आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है आपका एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो बच्चों हमसे N निकालने को कह रहा है, तो N कब निकलेगा, जब E इधर से इधर आएगा। ठीक है, मतलब N बराबर हो जाएगा Q का मान क्या है, 1 कूलम, 1 लिख दो, और E का मान है बच्चों 1.6 गुणे 10 से -19 कूलम। क्लियर। अब आप ध्यान दो, इसे आप क्या करो, 1 लिखो, 10 से -19 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो 10 पे +19 होगा, और नीचे 1.6 है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो N गुणे 10 पे पावर 19 है ना, इसको आप क्या करो, 100 को अलग कर दो तो बचेगा 10 पे पावर 17, और 1.6 से बच्चों दशमलव हटा दो। कैलकुलेशन करने का हम तरीका आपको सिखा रहे हैं कि इजीली कैसे कैलकुलेट हो जाएगा बिना रफ और पेन का। 1.6 से आप दशमलव हटाएंगे तो 16 गुणे हो जाएगा 10 पे -1, और n बराबर हो जाएगा, अब आप ध्यान दो, 100 में 16 से भाग दे दो, बहुत ही आसानी से आप भाग दे सकते हो। तो 16 छक्के बच्चों क्या होगा, 96, ये आ जाएगा 4, यहाँ दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, 16 दूना 32, 8 आ गया, 0 बढ़ेगा, 16 पचे क्या हो जाएगा 80। क्लियर। तो अब ये निकल के आ जाएगा 6.25 गुणे 10 पे पावर 17, और ये -1 जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 10 पे +1, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई 6.25 गुणे बेस सेम पावर ऐड 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। एक बात हम आपको समझा दें, ये प्रश्न अक्सर 1 नंबर या बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देता है। यदि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है तो आप याद रखो कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए प्रश्न में पूछ दिया कि 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सॉल्व मत करिए। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आप याद रखिए, कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। यदि 2 कूलम आवेश में पूछता है तो 2 से गुणा कर दो, 3 कूलम आवेश में पूछता है तो 3 से यहाँ गुणा कर दो। बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ रहा है तो बहुत ज़्यादा समय
नहीं बिताना है। लेकिन एक चीज़ और बता दें बच्चों, यदि बहुविकल्पीय प्रश्न में न्यूमेरिकल प्रश्न पूछता है तो उसे आप साइड में जरूर सॉल्व किया करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। बहुविकल्पी में न्यूमेरिकल है तो उसे आप सॉल्व करके फिर न्यूमेरिकल को टिक करो, मतलब ऑप्शन को टिक करो। और यदि आपको नहीं आता है, मान लो तुक्का मार के ऑप्शन पे टिक करना है तो कोई बात ही नहीं है, समझ गए। तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये प्रश्न भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि +1 माइक्रोकूलाम व +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कणों को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दो, मान लीजिए दो आवेशित कण हैं, एक है बच्चों +1 माइक्रोकूलाम और दूसरा है +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो एक दूसरे से बच्चों कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो कह रहा है कि उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक दूसरे पर जो लगने वाले बलों का अनुपात है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि +1 माइक्रोकूलाम के कारण +1 माइक्रोकूलाम के कारण +5 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल, इसे आप मान लो F1, ठीक है। इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल है मान लीजिए क्या है, F1 है। बात क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसके कारण जो इस पर बच्चों बल लगेगा वो F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि दो धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और उनके बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक। तो F1 का जो मान हो जाएगा कि कूलाम का नियम क्या है, Q1 Q2/r²। तो Q1 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी +1 माइक्रोकूलाम और Q2 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइक्रोकूलाम, और नीचे होता है r², मतलब उनके बीच की दूरी। तो ये बच्चों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, दूसरी बार आप क्या करोगे, इसके कारण इस पर लगने वाला बल निकालोगे, मतलब +5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण +1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल, ठीक है। अब इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा ये भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यहाँ भी कूलाम का नियम अप्लाई होगा। मान लीजिए F2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू हो गई 5 माइक्रोकूलाम, Q2 की वैल्यू हो गया 1 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दो, कह रहा है कि इन पर लगने वाले, एक दूसरे पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बलों का अनुपात आप देख पा रहे होंगे कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे। तो बलों का अनुपात बच्चों हो जाएगा F1/F2, ठीक है। तो F1 का मान है ये, और F2 का मान भी बच्चों लगभग वही है। लगभग क्या वही है ही, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो यदि हम F1/F2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा और 1/1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए जो बलों का अनुपात निकल के आ जाएगा F1 संबंध F2 = 1 संबंध 1। बात क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, ठीक है। कैसे, हम आपको बताते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ दूरी पर स्थित 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम आवेश के बीच 10 न्यूटन आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। मान लीजिए ये दो आवेश हैं, एक है आपका
+2 माइक्रो कूलाम और दूसरा है -2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इनके बीच बच्चों 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है। 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है। यदि आवेश को परस्पर स्पर्श कराने के पश्चात, ये लाइन आपका थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। मान लीजिए यदि दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2, इन दोनों आवेशों को यदि परस्पर स्पर्श कराते हैं तो एक नया आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दोनों बिंदुओं पर जो आवेश हो जाएगा वो समान हो जाएगा, और जो नया समान आवेश होगा वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के औसत के बराबर होगा। मतलब यदि इन दोनों आवेशों को हम स्पर्श कराते हैं, ठीक है, तो इन दोनों पर समान आवेश उत्पन्न होगा। वो उसका मान क्या होगा, उसका मान इन दोनों आवेशों के औसत के बराबर होगा। मतलब इस बिंदु पर भी Q1 + Q2/2 का आवेश होगा और इस बिंदु पर भी Q1 + Q2/2 का आवेश होगा। क्लियर। तो यहाँ कह रहा है कि 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो बल कार्य करेगा वह F बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2/r²। F दिया है 10 और Q1 का मान है बच्चों 2 माइक्रो कूलाम और ये है -2 माइक्रो कूलाम और नीचे दिया है R। तो कह रहा है हमसे कि यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के पश्चात, ठीक है, यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के पश्चात पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, ठीक है, तो हम आपको बता दें कि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने पर दोनों बिंदु आवेश समान हो जाएंगे, और यह समान आवेश उन दोनों आवेशों के औसत के बराबर होगा। आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने पर दोनों बिंदु आवेश समान हो जाएंगे और यह समान आवेश उन दोनों आवेशों के औसत के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, तो हम यदि +2 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम का यदि हम औसत आवेश निकालें, तो औसत आवेश जब हम निकालेंगे तो एक होगा +2 माइक्रो कूलाम और ये हो जाएगा -2 माइक्रो कूलाम बटे क्या होगा, औसत निकालेंगे तो 2 होगा। तो 2 माइक्रो कूलाम में से -2 माइक्रो कूलाम जाएगा 0, मतलब औसत आवेश क्या हो जाएगा 0। मतलब दोनों बिंदु आवेश पे क्या हो जाएगा, अब आवेश हो जाएगा 0। क्लियर। तो बच्चों इनके बीच जो नया बल होगा वो क्या होगा, अब आप खुद बताओ। जब औसत आवेश ही 0 हो गया, यदि औसत आवेश 0 नहीं होता तो नया बल कुछ न कुछ जरूर उत्पन्न होता, लेकिन जब औसत आवेश ही 0 हो गया तो नया बल भी बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर।